हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मली ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और इसमें हम बात करेंगे ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में कि ऑप्शन ग्रीक्स का हम एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं लाइव मार्केट्स में, एंड हम मार्केट में इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं ऑप्शन ग्रीक्स का, उसके बारे में बात करेंगे। एंड ऑप्शन ग्रीक्स क्यों ज़रूरी है, चाहे आप ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, चाहे आप स्ट्रैटेजीज बेस्ड काम करते हो, चाहे आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन ग्रीक्स वाला पार्ट मजबूत नहीं है तो आपको वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑप्शन ग्रीक्स जो है, ऑप्शन मेन चलते किससे हैं, अगर आपको वही नहीं पता है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो ऑप्शन ग्रीक्स ही होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ऑप्शन का मूवमेंट कैसे होता है। तो ऑप्शन ग्रीक्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि ऑप्शंस क्या होते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे तो इंडिया में तो वो गैम्बलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं सिर्फ। तो जो ऑप्शंस लॉन्च किए गए थे, तो बेसिकली उनका जो मोटिव था वो था हेज के लिए। अगर आपको मार्केट में किसी भी चीज़ से हेज लेना है, ठीक है, अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है, अगर आपको उससे हेज करना है, अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है इक्विटी में पोर्टफोलियो, अगर आपको उसको हेज करना है तो ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। अगर आपका कमोडिटी में पोर्टफोलियो है, उसका आपको उसको हेज करना है तो आप ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो। अगर आपको फ्यूचर में पोजीशन लेनी है तो उसको हेज कैसे करना है, वो ऑप्शंस के थ्रू ही पॉसिबल है। ऑप्शन सेलर की प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग होती है 66%, तो 66% टाइम वो जीत रहा है। एंड ऑप्शन बायर की होती है 33%। 33% ऑफ द टाइम्स सिर्फ ऑप्शन बायर जीत रहा है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि अगर वो 10 की चीज़ 1000 हुई हो, 100 हुई हो, 150 हुई हो तो आपने वो होल्ड करी है। मेरे को आप बात बताओ, एक अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपये में परचेज़ करी है तो आप कितने लोग हो जो अगर उस वो 200 भी हो गई है तो आप उसको निकालते नहीं हो? कितने लोग होल्ड करते हो? ये पॉसिबल ही नहीं है यार। अगर आपको अपनी कैपिटल का दुगनी हो गई, आपकी कैपिटल में 100 रुपये लगाए थे, आपको 200 हो गए हैं, कौन होल्ड करके बैठा होगा उसको 1000 तक? वो दिखने में अच्छा लगता है कि देखो 10 की 100 हो गई, 10 की 200 हो गई। अरे होल्ड किसने किया, पैसा किसने बनाया, ये बताओ ना। चाहे हो गई हो, हमें क्या लेना देना। अब रिलायंस भी 800 आया था, उसके बाद 21 हो गया। अब कितने शेयर्स हैं, टाटा मोटर्स 80 रुपये का आ गया था कोविड में, है ना, अभी 500-600 रुपये आ गया। होल्ड किसने किया है भाई, मेरे को वो बताओ ना। ये तो देख के तो कोई भी बता देगा चार्ट पे, देखो इतनी थी इतनी हो गई, इतनी थी इतनी हो गई। अरे होल्ड किसने पैसा बनाया है वो बताओ मुझे। तो ये सब फालतू की बातें, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है आपको। सिर्फ आपको अपना स्ट्रैटेजी पे जो फोकस करना है कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, सिर्फ उस पर फोकस करना है। तो अब ग्रीक्स के ऊपर चलते हैं। देखो, पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रीक्स होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रीक होता है वो होता है आपका डेल्टा। ठीक है, डेल्टा जो ग्रीक होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रीक होता है आपका। अब आप देखो, आपने फॉर एग्जांपल निफ्टी है यहाँ पे, निफ्टी है, निफ्टी का अभी भाव चल रहा है 19,500 के लगभग। ठीक है, फॉर एग्जांपल निफ्टी का भाव चल रहा है अभी 19,500। तो ये जो प्राइस होती है, ये जो निफ्टी का करंट प्राइस होता है, इसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस। ठीक है, और ऑप्शंस में जिस स्ट्राइक्स पे हम अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट करते हैं उसको बोलते हैं हम स्ट्राइक प्राइस। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो चीज़ें होती हैं ऑप्शंस में, एक कॉल होती है और एक पुट होती है। ये कॉल होती है जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, एक पुट होती है जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। पुट का मतलब होता है जब मार्केट नीचे जाता है तो हम पुट बाय करते हैं, एंड जब कॉल का मतलब होता है जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम कॉल बाय करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती है। बट अगर फॉर एग्जांपल 19,500 से निफ्टी चला जाता है 19,600, ठीक है, करंटली स्पॉट है निफ्टी का जो है 19,500 है, और निफ्टी का अब स्पॉट हो जाता है 19,600। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो प्रीमियम 19,500 की स्ट्राइक पे 50 रुपये पहले चल रहा था, तो 19,600 होने से वो कितना हो जाएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये तो कोई बताता ही नहीं हमें। ठीक है, तो मान लो फॉर सपोज करते हैं हम कि 19,500 पे हमने एक कॉल बाय करी 50 रुपये की, हमने एक कॉल बाय करते हैं 50 रुपये की। तो जब 19,600 निफ्टी चला जाएगा तो हमें इसमें प्रॉफिट कितना होगा? जब फॉर एग्जांपल अगर मार्केट 19,500 और 400 आ जाता है, नीचे आ जाता है, तो हमें इसमें लॉस कितना होगा? तो ये चीज़ें कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें हमें बताता है डेल्टा। ठीक है, अब कैसे बताता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक चीज़ याद रखो, जो डेल्टा होता है
उसका स्केल होता है 0 से लेके 1 तक। ये डेल्टा का स्केल होता है, बीच में होता है इसका 0.5। ठीक है, ये सिंपल है। ये चीज़ याद रखो, डेल्टा को हमेशा एक स्केल से डिनोट करो जो कि 0 से 0.5 और 1 तक होता है। ठीक है, बीच में 0.5 आता है, ऑब्वियस ही बात है। तो डेल्टा को आप इससे याद रखो कि डेल्टा का जो स्केल होता है वो 0 से लेके 1 तक होता है। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो अब ये डेल्टा समझने के लिए आपको इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, ये चीज़ें आनी चाहिए। ये चीज़ें मैंने पहले वाली वीडियोस में बताई हुई है, तो जाके देख लो या फिर किसी और की वीडियो जाके देखो जिसमें आपको इन द मनी, आउट ऑफ द मनी या फिर एट द मनी बता रखा हो। अब फॉर एग्जांपल दोनों का बता रहा हूँ मैं आपको। अगर किसी चीज़ का आपको डेल्टा निकालना है तो वो निकालते कैसे हैं, देखो 0.5 जो है बीच का नंबर होता है। मैंने आपको क्या बताया, स्केल होता है 0 से लेके 1 तक और बीच का होता है 0.5। कॉल और पुट का दोनों का एट द मनी का जो डेल्टा होता है वो 0.5 होता है, कॉल और पुट दोनों का। ठीक है, 0.5 होता है, हमेशा बीच में होता है। अब मैं बताऊंगा कि 0.5 का मतलब क्या होता है, वो मैं बताऊंगा आके आपको। एंड जैसे ही हम 0.5 से 1 की तरफ जाते हैं तो इस साइड होता है आईटीएम एंड इस साइड होता है हमारा ओटीएम। जब हम 0.5 से 1 की तरफ जाते हैं तो हम जाते हैं इन द मनी, एंड जब 0.5 से 0 की तरफ जाते हैं तो हम जाते हैं आउट ऑफ द मनी। ठीक है, ये समझने की कोशिश करो, बस आपने ये समझा। ठीक है, ये समझो। अब 0.5, 1 और 0 का मतलब क्या है वो मैं समझा देता हूँ आपको। देखो फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा कि 19,500 पे निफ्टी था, वो चला गया 19,600। अब यहाँ पे हमने एक कॉल बाय करी है जो कि होती है स्ट्राइक, हम चूज़ करेंगे सेम एट द मनी की स्ट्राइक हम चूज़ करेंगे 19,500। हमने एक कॉल बाय करी है कितने में, कॉल बाय करी है हमने कितने में, 50 रुपये में। ठीक है, 19,500 19,500 की हमने की एट द मनी की स्ट्राइक की, हमने एक कॉल बाय करी है जो कि जिसकी रेट है 50 रुपये। 50 रुपये की हमने एक कॉल बाय करी है एट द मनी स्ट्राइक की जो कि होती है 19,500 की स्ट्राइक। ठीक है, ये सिंपल सा याद रखो। अब मार्केट मूव करा है 100 पॉइंट, 19,600 पहुंच गया मार्केट, 500 था पहले अब 600 पहुंच गया है, 100 पॉइंट मार्केट मूव किया है। बट हमें इसमें प्रॉफिट कितना होगा, हमने कॉल बाय करी थी 50 रुपये में, 19,600 पहुंच गया मार्केट। तो अब ये याद रखो कि जब भी आप एट द मनी बाय करते हो तो मैंने आपको क्या बताया 0.5। ठीक है, डेल्टा का मतलब क्या होता है ये समझो। अब डेल्टा का मतलब क्या होता है ये समझो। अब आप, डेल्टा का मतलब ये होता है, डेल्टा हमें ये बताता है कि स्पॉट के चेंज होने से प्रीमियम में कितना चेंज होगा, प्रीमियम में कितना चेंज होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पॉट में कितना चेंज हुआ है 100 पॉइंट का। अब प्रीमियम में चेंज हमें निकालना है इसमें से, तो डेल्टा कितना है इसका 0.5, हमने एट द मनी पे बाय किया है। तो जितना भी चेंज हुआ है उसको अगर आप डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर आप 100 को 0.50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा, फॉर एग्जाम्पल मतलब तो आपका आंसर आएगा 50। तो इसका मतलब ये होता है कि जब निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये होता है कि जब निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा 19,500 से 19,600 पहुंचेगा, देन आपका जो 50 रुपये प्रीमियम है उसमें 50 रुपये और ऐड हो जाएंगे, मतलब वो 100 रुपये का प्रीमियम हो जाएगा। तो आपको टोटल प्रॉफिट कितने का होगा, 50 रुपये का। आपने 50 में बाय किया था एंड वो 100 हो गया, वो अब वो प्रीमियम 100 हो गया है। तो अब आपको प्रॉफिट कितना होगा एक लॉट पे, 2,500 रुपये का, क्योंकि निफ्टी का एक लॉट होता है 50 का एंड आपको 50 रुपये प्रॉफिट हुआ तो एक लॉट पे आपको 2,500 रुपये मिल जाएंगे। डेल्टा का मतलब ये होता है, डेल्टा हमें ये बताता है कि स्पॉट में चेंज होने की वजह से
आपके प्रीमियम्स में कितना चेंज होगा, जो ऑप्शंस के प्रीमियम्स है उसमें कितना चेंज होगा एज पर योर स्ट्राइक्स। अब ये तो हमने लिया एटीएम का एग्जांपल, एट द मनी का एग्जांपल। अब फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि हमने निफ्टी चल रहा था 19,500 और हमने एक इन द मनी कॉल बाय किया है। इन द मनी कॉल कौन सी होती है भाई, अगर हमें कॉल बाय करना है तो इन द मनी कौन सी होगी, जो भी 19,500 के नीचे वाली स्ट्राइक्स होंगी वो सब इन द मनी होंगी। तो फॉर एग्जांपल हमने 19,300 का एक कॉल बाय कर लिया, कितने रुपए में, 150 रुपये में। ठीक है, 19,500 का हम 19,500 स्पॉट चल रहा है अभी, 19,300 का हमने इन द मनी एक कॉल बाय कर लिया 150 रुपये का। ठीक है, अब इसका डेल्टा कितना होगा लगभग, अब देखो इसका डेल्टा लगभग कितने कितने के आसपास होगा, इसका डेल्टा होना चाहिए 0.5 से 1 के बीच में। ठीक है, 0.5 से 1 के बीच में होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इन द मनी है। मैंने आपको बताया था जब इन द मनी हम जाते हैं तो हम 0.5 से 1 की तरफ जाते हैं, एंड जब हम आउट ऑफ द मनी जाते हैं, जब हम जाते हैं 0.5 से 0 की तरफ। ठीक है, तो 0.5 से 1 के बीच होना चाहिए, तो इसका डेल्टा हम फॉर एग्जाम्पल मान के चलते 0.7 के आसपास था। तो अब हमारा स्पॉट कितना हो गया, 19,500 था, अब 19,000 हो गया 700, 19,500 से 19,700 हो गया हमारा स्पॉट। तो अब हमारे 150 रुपये पे क्या फ़र्क पड़ेगा इसका, इसको हमने निकालने के लिए क्या करना होगा, जो हमारे स्पॉट में चेंज हुआ है, कितने का चेंज हुआ है, 200 पॉइंट का। तो 200 पॉइंट का चेंज को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हमारे डेल्टा से, 0.7 से। तो हमारा क्या आएगा, 140। इसका मतलब 150 जो आपका प्रीमियम आपने बाय किया था जिस पे, उसमें प्लस हो जाएंगे 140 रुपये। इसका मतलब आपका टोटल प्रॉफिट कितने का होगा, टोटल प्रॉफिट होगा आपका इंटू में, अगर 140 इंटू में 50 हम करते हैं तो आपका प्रॉफिट होगा टोटल 7,000 रुपये का। ठीक है, हमने बाय किया 19,500 स्पॉट चल रहा था, एंड हमने इन द मनी एक कॉल बाय किया 19,300 का, एंड 19,700 मार्केट पहुंच गया। तो हमारा 150 का प्रीमियम 140 रुपये हो जाएगा। मतलब हमारा जो 150 का प्रीमियम हमने लिया था वो 140 पॉइंट से बढ़ जाएगा, तो हमें टोटल प्रॉफिट होगा 7,000 रुपये का। अब ऑप्शन बाइंग जब भी हमें करनी है, इससे हमें क्या पता चलता है कि ऑप्शन बाइंग जब भी हम कर रहे हैं, हम करेंगे इन द मनी, इन द मनी करेंगे। जैसे कि हम अगर कॉल बाय कर रहे हैं तो हम इन द मनी बाय करेंगे, जैसे कि जो स्ट्राइक्स है, जैसे 19,500 का हमने एग्जांपल लिया था, जो उसके नीचे की स्ट्राइक्स हैं सारी वो कॉल के लिए होगी इन द मनी, एंड जो उसके ऊपर की स्ट्राइक होगी वो पुट के लिए इन द मनी होगी। ठीक है, आप इस तरीके से याद रखो कोई भी चीज़ को कि एट द मनी तो दोनों का सेम ही है। अगर 19,500 पुट का एट द मनी है तो कॉल का भी एट द मनी 19,500 ही होगा, पर इन द मनी जो होगा वो जो कॉल का होगा वो उस स्ट्राइक से एट द मनी से नीचे की साइड में होगा, एंड जो पुट का होगा वो एट द मनी से ऊपर की साइड में होगा, जैसे कि 19,600 700 800 वो पुट के लिए इन द मनी होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, ईजी था। इसमें कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं इसको अगली वीडियोज़ में और भी अच्छे से समझा दूंगा। अब देखो, अब आपको ये समझ में आ गया डेल्टा क्या होता है। ठीक है, डेल्टा हमें बताता है कि स्पॉट में चेंज होने की वजह से हमारे प्रीमियम्स में कितना चेंज होता है, ये हमें डेल्टा बताता है। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है थीटा। ठीक है, थीटा आता है। अब थीटा क्या होता है, देखो हम जब भी ऑप्शन का प्रीमियम बाय करते हैं या सेल करते हैं, जो भी हम करते हैं तो हम एक रीज़न से करते हैं। मेजरली जो भी ऑप्शन सेलिंग करता है वो इसके लिए करता है, थीटा के लिए करता है। थीटा को हम डिनोट टाइम से भी कर सकते हैं कि टाइम इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। ठीक है, एंड जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो करते हैं थीटा के लिए, एंड जो ऑप्शन बाइंग करते हैं वो किसके लिए करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब फॉर एग्जांपल आपको एक कॉल बाय करनी है, तो आपने क्या किया, 19,300 की एक इन द मनी कॉल बाय कर ली। इन द मनी कॉल सेम वो एग्जांपल लिया मैंने, 150 रुपये में बाय कर ली। ठीक है, आपने ये कॉल बाय करी है।
अब हमें थीटा कैसे पता लगेगा कि भाई इसमें थीटा डीके कब होगा, कैसे होगा? तो थीटा को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा जिसको हम कहते हैं प्रीमियम कैलकुलेशन। तो देखो जो प्रीमियम होते हैं, जैसे आप बाय तो कर लेते हो, मतलब जैसे आपने बाय कर लिया, मान लो आपका एट द मनी, जैसे हमने यहाँ बाय किया था कि 50 रुपये का बाय कर लिया, 150 रुपये का बाय कर लिया, बट आपने ये कभी भी ध्यान नहीं दिया होगा कि 50 और ये 150 आया कहाँ से है। आपने कभी भी ध्यान नहीं दिया होगा इस पर। तो जो ये प्रीमियम्स की वैल्यू होती है, कौन कैलकुलेट करता है, कैसे कैलकुलेट होती है और क्या इसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो जो प्रीमियम्स होते हैं ऑप्शंस के, उसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो होती है वॉलेटिलिटी, टाइम एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी प्रीमियम का बनने के लिए। अगर कोई भी प्रीमियम बन रहा है, ठीक है, ऑप्शंस में अगर कोई भी प्रीमियम का इन्वेंशन हो रहा है, कोई भी प्रीमियम बन रहा है कोई भी स्ट्राइक्स पे, तो उसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक होता है वॉलेटिलिटी, एक होता है टाइम, एंड दूसरा होता है उसकी ओरिजिनल वैल्यू जिसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 19,500, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया 19,500 जो है स्पॉट का भाव चल रहा है अभी आपका। अब जो है मार्केट में एटीएम, ओटीएम एंड आईटीएम होता है, ठीक है। तो यहां हम एग्जांपल ले लेंगे, यहां हम एग्जांपल लेंगे आईटीएम का, यहां हम एग्जांपल लेंगे एटीएम का, और यहां हम लेंगे ओटीएम का। ध्यान से समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। थीटा और डेल्टा को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो बाकी तो इनसे रिलेटेड ही हैं, वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 19,500 हम सिर्फ कॉल का एग्जांपल ले रहे हैं, अभी पुट का भी सेम होगा, अब वाइस वर्सा कर देना तो पुट का निकल जाएगा। कॉल के लिए इन द मनी के क्या क्या होती हैं चीज़ें, कॉल के लिए अगर 19,500 स्पॉट चल रहा है तो कॉल के लिए इन द मनी कौन कौन सी चीज़ें होंगी, 19,400, 300, 200, 19,000, यह हमारे लिए क्या होंगी इन द मनी। तो फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं 19,300 का, ठीक है। एंड एटीएम क्या होगा 19,500, एंड आपका ओटीएम क्या होगा 19,500 के बाद वाली जो भी स्ट्राइक्स है 600, 700, 800, 900, 20,000, ये सब हो गया हमारे लिए क्या ओटीएम। तो हमने एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 19,700 का, तो ये हमारे लिए ओटीएम हो गया कॉल के लिए। कॉल के लिए हमें अभी बता रहा हूँ मैं आपको, पुट के लिए आप खुद भी निकाल सकते हैं, इन कमेंट में बता सकते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं। क्वेश्चंस पूछना शुरू करो, जब भी आप नॉलेजेबल बन सकोगे। क्वेश्चन नहीं पूछोगे, खुद खुद में उसको देखते रहोगे, करते रहोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। क्वेश्चंस पूछना शुरू करो, ठीक है। अब देखो 19,500 आपका स्पॉट चल रहा है, एंड आपका आईटीएम है 19,300, एटीएम है 19,500, ओटीएम हमने लिया है 19,700। प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है। अब अगर हमें अब क्या निकालना है इसमें, थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू मतलब टाइम की वैल्यू। तो अगर हम 19,300 की एक कॉल बाय करते हैं तो उसमें टाइम की वैल्यू क्या होगी, वो हम कैसे निकालेंगे भाई। उसके लिए हमें क्या करना होगा, कॉल के लिए बता रहा हूँ मैं। कॉल का जो फॉर्मूला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का, वो होता है स्पॉट माइनस स्ट्राइक। क्या होता है स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो स्पॉट कितना चल रहा है 19,500, 19,500 स्पॉट चल रहा है, एंड स्ट्राइक क्या थी हमारी 19,300। तो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, जो मैंने फॉर्मूला बताया स्पॉट माइनस स्ट्राइक, ये बताया मैंने कॉल का और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का। तो इसका कितना आया 200। तो जो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कितनी आ गई 200 रुपये। तो अगर 19,300 पे मान लो प्रीमियम का भाव जो चल रहा है वो चल रहा है हमारा 300 रुपये का, तो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है 200। अब 300 हमारी प्रीमियम की वैल्यू चल रही है, तो 300 में से अगर हम 200 माइनस कर देंगे तो जो 100 रुपये आया है ये हमारा ही आई है थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू जो कि टाइम की वैल्यू भी होती है, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं।
अब जो ऑप्शन सेलर होगा वो सिर्फ इसके लिए है एंड ट्रेड में एंटर करेगा। और भी चीज़ें होती हैं, वॉलेटिलिटी भी ऑप्शन सेलर को फेवर कर सकती है, बट वो स्ट्रैटेजीज बना के। अगर कोई भी नेकेड सेलिंग कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ थीटा को माइंड में रख के करेगा, ठीक है। वो प्रीमियम खाना चाहेगा। ऑप्शन बायर क्या होता है, ऑप्शन बायर जब प्रीमियम बढ़ता है तब ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होता है, एंड जब प्रीमियम घटता है तो ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखो। तो हमने क्या निकाला, टाइम की वैल्यू निकाल दी। अब देखो इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें 100 रुपये की बची है, एंड इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये, इंट्रिंसिक वैल्यू 200 रुपये की थी इसमें। तो हम जब कभी भी सेल करेंगे ना तो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा नहीं चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, ऑप्शन सेलर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ थीटा के लिए काम करता है। तो जहाँ पे हमें 200 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू मिल रही है उसमें हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान रखो इस चीज़ को। अब एटीएम पे हम चलते हैं। एटीएम में 19,500 है अभी चल रही है। तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक, स्पॉट कितना चल रहा है 19,500, स्ट्राइक कितने 19,500, तो 19,500 माइनस 19,500 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो जो यहाँ पे अगर भाव चल रहा है 100 रुपये का, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा थीटा कहाँ पे होता है, सबसे वाला ज़्यादा टाइम की वैल्यू कहाँ पे होती है, एट द मनी पे, क्योंकि वहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर आप एट द मनी की स्ट्राइक्स को शॉर्ट करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा थीटा का प्रॉफिट जो होगा वो एट द मनी स्ट्राइक्स पे होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, सारी की सारी टाइम की थीटा की वैल्यू होती है। अब हम एग्जांपल लेंगे 19,700 का, जिसका अगर मान लो 70 रुपये के आसपास अगर चल रही है ये, ठीक है। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, तो इसका भी सेम एग्जांपल है। 19,500 माइनस 19,700 तो कितना आया, -200। और माइनस में कभी भी कोई भी चीज़ नहीं होती है ऑप्शंस में, तो इसका क्या आ जाएगा 0। तो इसमें भी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है। तो एट द मनी स्ट्राइक्स पे एंड आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स पे इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। तो अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आपको एट द मनी स्ट्राइक शॉर्ट करनी होगी या फिर आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक शॉर्ट करनी होगी, ठीक है। समझ आया, ये सिंपल था। इसमें तो कोई भैया मैंने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा। अगर आपको ये चीज़ें भी नहीं समझ आ रही ना तो मैं ब्लंटली बोलता हूँ कि आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें आगे जाके। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो, वीडियो 1-2 बार देखो, चला के देखो कि क्या बोला मैंने, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो भाई शर्माया मत करो, पूछ लिया करो, कमेंट्स में पूछ लो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लो। बट ये भी नहीं कि पूरे दिन भैया मैसेज ही करते रहो मेरे को, ठीक है। जब भी एक साथ आप अपने क्वेश्चन लिख लो और मेरे को मैसेज कर दो। अगर जब जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको उसके आंसर लिख के भेज दूंगा कि क्या क्या है, ठीक है। अगर आपको कोई भी और क्वेरी चाहिए, आपको पर्सनल कोर्स से रिलेटेड कुछ जानना है, कोर्स आपको चाहिए मेरा, तो भी आप मेरे को डीएम कर सकते हैं या फिर मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं बता सकता हूँ। ऑप्शन सेलिंग के ऊपर एंड टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मैं पूरी एक मास्टर क्लास लेके आ रहा हूँ। मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। तो एक टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर पूरी वीडियो, मतलब शुरू से लेके एकदम बेसिक से लेके एकदम एडवांस लेवल तक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसी इसी चैनल पे आएगी वीडियो। और मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपने वो पूरी वीडियो देख ली ना, वो या तो मैं सीरीज़ में लाऊंगा, कुछ सीरीज़ वीडियोज़ की बनाऊंगा, या फिर मैं एक ही वीडियो 4-5 घंटे की बना दूंगा, उसको देख लेना, ठीक है। मास्टर क्लास अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है बेसिक से लेके एडवांस तक, तो वो वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपका वो मास्टर क्लास होने वाली है, ठीक है। और वैसे ही सेम वीडियो लाऊंगा मैं ऑप्शन सेलिंग के ऊपर कि पैसा कैसे बनाएंगे भाई। मेरे को मत बताओ कि हम ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, पैसा बना के दिखाना है। ये हमारा मोटिव है कि भाई पैसे बना किससे बनते हैं, स्ट्रैटेजीज वो बताऊंगा जिससे पैसा असलियत में बनता है, ठीक है। ऐसे कुछ भी फेक चीज़ें नहीं बताऊंगा। स्कैल्प करना नहीं, मेरे को नहीं आता स्कैल्प करना, ना ही मैं करता हूँ, ना ही मैं सिखाता हूँ स्कैल्प करना, क्योंकि मुझे पता है, ये कर चुका हूँ मैं, कि उससे पैसा नहीं बनता है। इससे साफ शब्दों में, इससे क्लियर वर्ड्स में मैं नहीं कह सकता हूँ, इससे साफ मैं नहीं बता सकता हूँ कि स्कैल्पिंग से पैसा नहीं बनता है। वो सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए लाई जा रही है। आप खुद सोच के देखो, डेली एक्सपायरी है। मंडे को भैया एक्सपायरी है, ट्यूसडे को एक्सपायरी है, वेनसडे को एक्सपायरी है, थर्सडे को एक्सपायरी है, एंड फ्राइडे को बैंक एक्स की एक्सपायरी है। तो हर दिन अगर एक्सपायरी है तो हर दिन कोई ना कोई पैसे कमा रहा है स्कैल्पिंग में, तो लॉस किसका हो रहा है फिर। तो जो सेबी बता रही है कि 99% लोग लॉस में है या फिर 95% लोग लॉस में है, तो वो कौन है, कहाँ है वो। जब यूट्यूब पे अगर आप खोल के देखो सब प्रॉफिट ही बना रहे हैं, तो लॉस कौन कर रहा है भाई फिर। लॉस तो फिर वो हेज फंड मैनेजर जो होंगे, जो 1,000-2,000 करोड़ से रुपए
या फिर मैं लाखों करोड़ों रुपए से ट्रेड कर रहे होंगे, वो लॉस कर रहे होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि यूट्यूब पे तो सब प्रॉफिट ही कर रहे हैं भाई। तो इस हिसाब से तो वो जो हेज फंड मैनेजर्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, एफआईआईज हैं, वो लॉस में होंगे मेरे हिसाब से फिर, क्योंकि यूट्यूब पे तो वही जो 1,000 2,000 रुपये लेके आ रहे हैं, 5,000 से वो तो डेली का लाख रुपये बना रहे हैं। तो यार तुम मतलब मेरे को ये समझ नहीं आता कि लोग इनके चंगलों में फंसते कैसे हैं। मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आती कि पागल लोग कैसे लोग हैं यार, कि लोग जाते हुए कि हमें तुम पैसा बनाना बता दो। अरे यार, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर कोई पैसा बना रहा होता है ना, तो वो चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताता नहीं है, यूट्यूब पे आके चिल्ला के दिखाता नहीं है। अगर तुम्हारी फादर की कोई शॉप है, उनकी कोई स्ट्रैटेजी है मार्केट में, अगर कोई उनकी स्ट्रैटेजी है, वो मार्केट में जिस चीज़ से काम कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, वो दूसरे मार्केट वालों को अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे क्या? ऑब्वियस सी बात है, नहीं बताएंगे। वो अपना माइंडसेट नहीं बताएंगे किसी को। तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है, चाहे कोई कुछ भी बोले, नहीं बताने से कुछ नहीं होता है भाई। एक चीज़ अगर मोस्टली लोगों को पता चल जाएगी ना, तो वो सब यूज़ करना शुरू कर देंगे, एंड वो चीज़ बड़े लोगों को ऑलरेडी पता है। तो जितनी ज़्यादा लोगों को वो चीज़ें पता चलेगी, उतना काम करना वो बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक मार्केट होता है उसमें रिटेलर्स को खाया जाता है सिर्फ। आपको क्या लग रहा है, जो हेज फंड मैनेजर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, एफआईआईज हैं, उनका लॉस हो रहा है क्या मार्केट में? ऑब्वियस सी बात है, रिटेलर्स का लॉस हो रहा है। तो मार्केट में हर चीज़ अगर रिटेलर को पता है, इसका मतलब बड़े लोग उनको खाने के लिए बैठे हैं। आप सोच के देखो ना, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, मान के चलो आप ट्रेड कर रहे हो, तो जो सिंपल सा ब्रेकआउट आप कहते हो कि भैया स्टॉप लॉस हंटिंग पे बनाओ वीडियो, है ना, स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होती है। अरे स्टॉप लॉस हंटिंग आप करवाते हो क्योंकि आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हो। आप मेरे को दिखाना बड़े टाइम फ्रेम पे कितनी बार स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, एंड छोटे टाइम फ्रेम पे कितनी बार स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। स्टॉप लॉस हंटिंग का सबसे आसान तरीका पकड़ने का मैं बताता हूँ आपको। ऑब्वियस जो लेवल्स हैं जहाँ से आपको लग रहा है कि ब्रेकआउट हो रहा है, सबको दिख रहा है ना वो। आप तो ऐसे अनोखे हो नहीं जो आपको भी वो दिख रहा है। तो जो ऑब्वियस सा लेवल है जहाँ से सबको दिख रहा है, जैसे 100 का लेवल है, बार बार स्टॉक यहाँ से गया एंड ब्रेक कर दिया, यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टॉप लॉस हंटिंग होगी ही होगी। आप लिख के ले लो मेरी बात, होगी ही होगी, क्योंकि वो ऑब्वियस है। मार्केट रिटेलर्स को खाने के लिए बैठा है। बड़े लोगों को पता है कि जो रिटेलर्स हैं वो कहाँ पे एंट्री करेंगे, सब पता है बड़े लोगों को। तो आप स्मार्ट नहीं हो, स्मार्ट वो हैं। वो आपको लग रहा है कि आपने ब्रेकआउट पे सही टाइम पे एंट्री कर ली, बट आपने एंट्री नहीं करी, आपसे करवाई गई है एंट्री। और उनको ये भी पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टॉप लॉसेस कहाँ पे पड़े होते हैं, एंड वो खाने नीचे आते हैं। एंड स्टॉप लॉस हंटिंग का मतलब ये होता है कि स्टॉप लॉस आपका हंट करके वो उसी डायरेक्शन में निकल गए हैं। तो इससे आप खुद ही सीखो ना। आप मेरे से क्यों उम्मीद रख रहे हो? आप इससे खुद सीखो कि देखो अब मार्केट सेम डायरेक्शन में जा रहा है आपका स्टॉप लॉस हंट करके, तो स्टॉप लॉस नीचे लगाओ। अब बोलोगे भैया स्टॉप लॉस नीचे लगाऊंगा तो लॉस ज़्यादा। अरे पागल, लॉस कैसे ज़्यादा होगा? अपनी क्वांटिटी साइज कम करो ना। आप अपना भेजा यूज़ ही नहीं करना चाह रहे हो। आपको जो यूट्यूब पर बताया जा रहा है सब जो बता रहे हैं भैया लाइव ट्रेड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो। अरे यार, आप सोच के देखो, कोई लाइव ट्रेड कर रहा है मार्केट में, लाइव ट्रेड कोई कर रहा है, अगर लाइव मार्केट में आप बैठोगे ना, कोई अगर फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा है लाइव मार्केट में, आप मेरे को बता देना कि उससे ट्रेडिंग करते करते बात भी हो रही है, यूट्यूब भी चल रहा है, कमेंट्स भी पढ़ रहे हैं वो। भाई मेरे से नहीं हो सकता। कौन कर रहा है ऐसे? कौन कर आप कोई भी हेज फंड मैनेजर से पूछना कि भाई ट्रेड करने से मतलब कितनी जगह दिमाग लगा सकते हो। आप सोच के देखो, आप ट्रेड कर रहे हो और आप यूट्यूब कमेंट्स भी पढ़ रहे हो, आप लोगों की बातें भी सुन रहे हो, तो वो असली में बंदा ट्रेड कर रहा होगा? आप सोच के देखो एक चीज़। ये तो कोई भी बता देगा, यहाँ से देखो, यहाँ बाय कर लो। अब मैं आपको डेली मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको 50 पॉइंट ऐसे दुला दूँ, पर मैं थोड़ी जो चीज़ मैं खुद नहीं करता, मैं लाइव ट्रेड पे हूँ, हाँ यहाँ कर लो बाय, हाँ यहाँ सेल कर दो, हाँ ये कर दो। अरे मैंने जब खुद ही नहीं किया वो, तो मैं क्यों बताऊँगा किसी को? मैं खुद ही स्कैल्पिंग नहीं करता तो मैं यूट्यूब पे आके क्यों चिल्लाऊंगा कि देखो ये कर लो, स्कैल्प कर लो, अब निकलो बाहर, अब प्रॉफिट बुक कर लो। मैंने खुद ही नहीं किया, और मतलब लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ मैं कि भैया यहाँ बुक कर लो, यहाँ मत करो, 5 मिनट में निकलो, 1 मिनट में निकलो, ये करो वो करो। मैंने खुद ही एंट्री नहीं करी है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो आप देखते हैं ना, कि जो बताते हैं कि हमने ये ऐसे ट्रेड कर लो, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम क्यों नहीं लूँगा, नाम ले देता हूँ। जैसे ट्रेड रूम वगैरह हैं, ये जो हैं कुछ है चार्क शीट करके कुछ, ये सब जो लोग हैं, ये खुद इनकी अभी एक्सपोज, अगर आप ट्विटर नहीं चलाते हो तो ये अभी एक्सपोज हो गए थे सारे। एक एक लॉट से ट्रेड करते हैं ये, और लोगों में दिमाग भी नहीं। अगर भाई कोई यूट्यूब लाइव कर रहा है,
ठीक है, और वो ट्रेड भी कर रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार। आप कैसे बात कर रहे हो? कोई इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है तो उसका पूरा दिमाग तो वहाँ पे होगा, वो लाइव कहाँ से कर रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो अपना दिमाग ओपन खोलने की कोशिश करो। आप एक जगह बंद गए हो, आप कोई के मेंढक मत बनो कि किसी ने बता दिया हम ब्लाइंडली उसको फॉलो कर लिया। नहीं, मेरी भी बात नहीं माननी आपको ब्लाइंडली। खुद रिसर्च करो, ये जो मैं बता रहा हूँ आप खुद जाके बुक्स पढ़ो, खुद जाके इसकी रिसर्च करो कि मैंने सही बताया कि नहीं पढ़ाया। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा कि आप मेरी बात पे विश्वास करो, बट करो तो सही, रिसर्च तो करो खुद जाके यार। ठीक है, तो हमने अब बात कर लिया डेल्टा के ऊपर एंड अपनी थीटा के ऊपर। ठीक है, तो हमें थीटा और डेल्टा समझ में आ गया कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्रीक्स होते हैं वो थीटा एंड डेल्टा होते हैं। उसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं, उसको हम अपनी ट्रेडिंग में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, मैं उसमें ये बताऊंगा कि हम एक स्ट्रैटेजी बेस्ड काम कैसे कर सकते हैं एंड उसको जो ग्रीक्स होते हैं उसको हम उन स्ट्रैटेजीज में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेरी स्ट्रैटेजी में मैंने बता रखी है, जैसे मैं कैलेंडर स्प्रेड हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं कैलेंडर स्प्रेड्स यूज़ करता हूँ। लोगों को समझ में नहीं आता क्या होते हैं कैलेंडर स्प्रेड, मेरे को मैसेज करते हैं कि कैलेंडर स्प्रेड्स बता दो भैया क्या होता है ना। अब मैं वीडियो बना चुका हूँ, लोग वीडियो देखना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि मेरी सारी वीडियोस बड़ी बड़ी होती है, 30 मिनट की, 40 मिनट की, 20 मिनट की, 25 मिनट की। लोगों को चाहिए फटाफट 5 मिनट में कुछ ऐसा बता दो जिससे पैसा बने। मेरे पास कुछ नहीं है 5 मिनट में बताने के लिए। आने को डेली लाइफ मैं भी आ सकता हूँ, मैं भी बता सकता हूँ कि देखो यहाँ बाय करो, यहाँ सेल करो, बट नहीं आता क्योंकि मैं खुद नहीं करता वो, तो मैं क्यों दुनिया को बताता फिरूँ ये कर लो। जो मैं करता हूँ, जो मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ वो मैं बताता हूँ। तो चीज़ें समझने की कोशिश करो। अब जो तीसरा ग्रीक है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि होता है गामा। अब देखो जो गामा होता है ना, गामा ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, गामा ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा होता है। गामा होता क्या है? गामा हमें ये बताता है कि स्पॉट में चेंज होने की वजह से डेल्टा में कितना चेंज होगा। डेल्टा में क्या बताता है कि स्पॉट में चेंज होने की वजह से प्रीमियम में कितना चेंज होगा, एंड गामा हमें ये बताता है कि स्पॉट में चेंज होने की वजह से डेल्टा में कितना चेंज होगा। ठीक है, तो अगर आपको डेल्टा समझना है तो आपको गामा समझना पड़ेगा, आपको गामा समझना है तो आपको डेल्टा समझना पड़ेगा, आपको टाइम थीटा डिके समझना है तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू समझनी पड़ेगी, आपको वेगा समझना है तो आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी समझनी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो हर चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड है। मैंने अभी, मेरे को किसी ने मैसेज भी किया था कि मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ। मैं कहा कितने साल से? क्या 4-5 साल हो गए मेरे को। तो मैंने उससे पूछा कि क्या मतलब वगैरह गामा वगैरह कैसे आप मैनेज करते हैं अपना? कह रहा गामा क्या होता है, और वो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। मतलब मैं समझा नहीं सकता भाई, मैं थक चुका हूँ लोगों को समझा के। अब मैं अपने कोर्स में भी अगर बताता हूँ ना, सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करता हूँ मैं। और जो मेरे को लगता है कि नहीं यार ये सीखना चाहता है ये बंदा, मैं सिर्फ उसको ही बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो जिस मेंटेलिटी से लोग आते हैं ना यहाँ पे, मैं उसको समझाता हूँ भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है उसकी मेंटेलिटी चेंज नहीं हो सकती, और उसको मैं समझाना चाहता भी नहीं हूँ। तो इसलिए मैं, जो समझना चाहता है, जो सीखना चाहता है, और जो इसमें फील्ड में आगे बढ़ना है, देखो अगर आपको 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए करना है तो सही है, तो ये जो भी आप कर रहे हो सही है। पर अगर आपको इसको लॉन्ग टर्म अपना फैमिली बिजनेस बनाना है, तो अगर आप ऐसे करोगे तो भैया भूल जाओ। मैं ब्लंट बोलता हूँ, बहुत खुला बोलता हूँ, भूल जाओ, नहीं हो पाएगा। बहुत मुश्किल चीज़ है, इससे मुश्किल कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, इससे मुश्किल कुछ हो ही नहीं सकता। पहले आपको 2 साल तो आपको ऐसा लगेगा कि भैया ये तो हो जाएगा इजी, कुछ भी नहीं है ये तो। तीसरी साल जब आप लॉस कर करके बैठ जाओगे ना, तो तीसरी साल आपको लगेगा ये मैं क्या कर रहा था। अब फिर आप वर्क करोगे अपने साइकोलॉजी पे, फिर आप वर्क करोगे अपने रिस्क मैनेजमेंट पे, फिर आप वर्क करोगे अपनी पोजीशन साइजिंग पे, फिर आपका दिमाग खुलेगा, फिर आप धीरे धीरे ब्रेक इवंस पे आओगे कि हाँ ठीक है, अब मुझे प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, अब मुझे लॉस भी नहीं हो रहा, अब मुझे प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, लॉस भी नहीं हो रहा। फिर धीरे 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 सीखते सीखते आप चौथे 5वें साल में कहीं जाके आप प्रॉफिटेबल हो गए। तो 4-5 साल दे सकते हो क्या आप लोग? नहीं दे सकते हो, माइंडसेट नहीं है ना वो। माइंडसेट तो क्योंकि ये है कि भैया हम तो सोच के आए थे, यूट्यूब पे बताया था भैया ने कि भैया ये तो आओगे तो 4-5 हज़ार रुपये लेके आओ और लाख रुपये लेके जाओ। तो हम तो लेके आए थे बस, हमें सीखना विखना तो है ही नहीं। तो भैया अगर इस माइंडसेट से आ रहे हो, तो अगर मेरी मानो तो नहीं आओ तो ही ठीक है। चाहे आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, असलियत यही है।
और ये आपको खुद भी फेस होगी। अगर आप टिक गए ना यहाँ पे, तो आप मेरे खुद बोलोगे कि हाँ आपने उस टाइम पे सही बोला था, या आप खुद मेरे को भी बोलोगे, देखना। तो इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। या तो आप खुद अपना माइंडसेट चेंज कर लो, या फिर आप मार्केट से बाहर चले जाओ। ये दो ही चीज़ें हो सकती हैं, इसके अलावा तीसरी चीज़ कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है। तो गामा हमें ये बताता है कि स्पॉट में चेंज होने की वजह से डेल्टा में कितना चेंज होगा। अभी जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई भी चीज़ 10 का प्रीमियम था वो 100 रुपये हो गया, 10 का प्रीमियम था वो 1000 रुपये हो गया, है ना। 20 रुपये का मैंने 26 रुपये का लिया था, 290 हो गया। ये सारी चीज़ें, इसका रीज़न ये है गामा। उस सिचुएशन को बोलते हैं हम, ये जो भी सिचुएशन हो रही है इसको हम बोलते हैं गामा ब्लास्ट। ठीक है। जो गामा ब्लास्ट होता है वो बहुत 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 कम चांसेस होते हैं कि वो होता है। हर एक्सपायरी पे अगर आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि गामा ब्लास्ट होगा, तो आपका अकाउंट ब्लास्ट होगा और कुछ ब्लास्ट नहीं होगा उस टाइम। ठीक है। गामा ब्लास्ट कब कब हो सकता है उसके ऊपर बात करो। देखो, गामा ब्लास्ट कब कब हो सकता है, ये मूव आप कब कब कैप्चर कर सकते हो उसके ऊपर मैं बताता हूँ आपको। गामा ब्लास्ट हो सकता है जब, पहली बात तो ये माइंडसेट अपना लेके आओ कि भैया गामा ब्लास्ट डेली नहीं होता है, हर एक्सपायरी पे गामा ब्लास्ट नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है। जब भी मार्केट काफ़ी टाइम तक रेंज बाउंड रहे, एक छोटी सी रेंज में बढ़ता रहे एंड एक्सपायरी नज़दीक हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि या तो एक्सपायरी में मूव आ जाए बहुत तगड़ा वाला, है ना, सेकंड हाफ में। जब भी बड़ा मूव आता है वो सेकंड हाफ में ही आता है। ठीक है। सेकंड हाफ में या तो बहुत बड़ा मूव आ जाए, या फिर अगर पूरा जो एक्सपायरी आपकी वो अगर साइडवेज निकल जाती है, तो जो फ्राइडे वाला दिन होता है ना, उस दिन बहुत बड़ा मूव आता है फिर। क्यों? क्योंकि आधे लोग अपने पैसे खो चुके होते हैं थर्सडे वाले दिन ही, एक्सपायरी ट्रेडिंग जीरो हीरो जीरो हीरो, और फिर वो फ्राइडे को उनके पास कुछ बचता नहीं है, तो वो सोचेंगे भैया फ्राइडे को तो क्या ही मूव आएगा, और वो मूव मिस कर जाते हैं। ठीक है। तो गामा ब्लास्ट के लिए अगर मार्केट पहले से रेंज बाउंड, अगर मार्केट ट्रेंड कर चुका है 5% 3% 4% ऑलरेडी बढ़ चुका है मार्केट, और आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि एक्सपायरी पे और बढ़ जाएगा, तो वो एक गलत एक्सपेक्टेशन है। ठीक है। क्योंकि मार्केट के रिवर्सल्स के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्केट एक सीधी लाइन में ऊपर जा नहीं सकता है। मार्केट को धीरे 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 रिट्रेसमेंट्स करके पुल बैक्स लेके ही ऊपर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो नीचे बाय कर रहा है वो ऊपर सेल भी करेगा। वो कोई ऐसा नहीं है कि जिसने बाय कर लिया बस अब वो हो गया उसका, छोड़ दिया उसने, अकाउंट बंद कर दिया अपना। प्रॉफिट बुकिंग भी करेगा वो अपनी, समझ रहे हो, क्योंकि उसको वापस एंट्री करनी है और भी नए लोगों को एंट्री करनी है। तो वो एक ही तरीके से प्राइस मूव नहीं कर सकता है कि अगर ऊपर जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही जाता रहेगा। मार्केट में करेक्शंस, रिट्रेसमेंट्स, पुल बैक्स, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, समझ रहे हो। और इन चीज़ों को समझने के लिए अगर आपको ट्रेड करना है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है या फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, या जो भी आपको ट्रेडिंग करनी है, उन चीज़ों को समझने के लिए आपको टाइम फ्रेम्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस करी है कि लोगों को टाइम फ्रेम्स इन ट्रेड करने आते हैं। अगर आपको टाइम फ्रेम्स नहीं पता ना, तो आपको ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं पता है। मैं देख रहा हूँ कि कोई इंट्राडे ट्रेड कर रहा है, वो 1 मिनट पर ट्रेड कर रहा है। कोई अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, वो भैया 15 मिनट का चार्ट खोल के स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है। ऐसे नहीं होता है गाइज। अगर आपको जिस प्रकार की आपको ट्रेडिंग करनी है, जिस टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेडिंग करनी है, तो उसके हिसाब से आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल चूज़ करनी होगी। और जो ट्रेडिंग स्टाइल आप चूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से आपको अपना टाइम फ्रेम चूज़ करना होगा। आप ऐसे कोई भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं ले सकते। आपको लेनी स्विंग ट्रेड है, आपको होल्ड करनी है 4-5 दिन तक। आप ट्रेड कर रहे हो 5 मिनट में, 15 मिनट में, कि ब्रेकआउट हुआ था भैया मैंने तो बाय कर लिया। अरे यार बाय क्यों कर लिया, किसने कहा था आपको? तो टाइम फ्रेम्स के हिसाब से अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो अपने टाइम फ्रेम्स के हिसाब से चूज़ करना पड़ता है आपको। कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप डेली और 2 आवरली में अपना एंट्री करोगे, एंड एग्जिट भी आप उसी बेसिस पे करोगे कि आपने हाफ क्वांटिटी, अगर आपको अगेंस्ट में स्टॉप लॉस की साइड में 2 आवरली में अगर ब्रेक होता है तो आप अपनी हाफ क्वांटिटी या 70% ऑफ क्वांटिटी निकाल सकते हो, एंड फुल क्वांटिटी आप डेली चार्ट पे अगर क्लोजिंग होती है तो आप निकाल सकते हो स्टॉप लॉस में। मतलब एक्सप्लेन नहीं करूँगा पूरा, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करूँगा 40 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, तो 1.5-2 घंटा हो चुका है। इसके लिए अगर आपको मतलब जानना है तो मेरे को आप डीएम कर सकते हो, तो मैं आपको डिटेल्स वगैरह शेयर कर सकता हूँ इस चीज़ की। ठीक है। तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ऑप्शन बाइंग में मतलब कैसे डीपली अगर आपको करनी है ऑप्शन बाइंग तो कैसे कर सकते हैं, और वो कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आपको बताऊंगा। कहीं आप ढूंढ लेना, कुछ भी कर लो, कोई भी वीडियो देख लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो ऐसी चीज़ है। ठीक है। वही जैसे कि मैंने बताया कि हर चीज़ जो है
यूट्यूब पे नहीं आ सकती है, मेरे क्लाइंट्स के लिए या फिर मेरे स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव मैंने छोड़ी हुई है कि गामा में इंट्राडे ट्रेड कैसे करते हैं। देखो गामा का मूव कैसे पकड़ते हैं, तो कुछ चीज़ें मैंने एक्सक्लूसिव छोड़ी हुई है कि अगर कोई स्ट्रैटेजी पे हम ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत एक्यूरेसी से कैसे हम स्ट्रैटेजी में ट्रेड कर सकते हैं, एंड उसके एडजस्टमेंट्स कैसे पॉसिबल, जो बताता नहीं है कोई भी, वो एडजस्टमेंट्स हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा एक्सक्लूसिव जो मेरा कोर्स है उस चीज़ के अंदर। उसके बाद आ जाता है वेगा। अब वेगा क्या होता है? अब वेगा को समझने के लिए आपको पहले आईवी को समझना होगा, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ठीक है, अब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होता है? देखो वॉलेटिलिटी जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, एक होती है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी जो ये होती है जो हिस्ट्री में हो चुकी है, जो पास्ट में हो चुकी है वॉलेटिलिटी, उसको देख के प्रेडिक्ट करना कि आगे क्या वॉलेटिलिटी रह सकती है, उसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी होती है जो पहले हो चुकी है, वो होती है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी। एंड इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो होती है, हम हिस्टोरिकल को देख के आगे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आगे की वॉलेटिलिटी क्या हो सकती है, उसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। मतलब अगर हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, अगर हम पास्ट में देख रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी। सिंपल सा ये है, ठीक है। अब जब भी जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होता है वो हमेशा होता है परसेंटेज में, एंड जो वेगा होता है वो हमेशा होता है रुपीज़ में। मतलब अगर फॉर एग्जांपल वेगा 100 है तो इसका मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा। और वेगा होता है रुपीज़ में, ठीक है। फॉर एग्जांपल 100, 200 ये सब होता है रुपीज़ में, एंड ये होता है परसेंटेज में, जैसे 10, 12, 15, 16 ये होता है ऐसे में जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है परसेंटेज टर्म्स में, एंड जो वेगा होता है वो होता है आपका रुपीज़ टर्म्स में, पैसे की टर्म्स में, ठीक है। अब वेगा क्या होता है? वेगा होता है 1% चेंज इन आईवी। वेगा हमें ये बताता है कि 1% जब आईवी में चेंज होगा तो उसकी वजह से प्रीमियम्स में कितना चेंज होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आईवी जो है वो 15 के आसपास थी, अब 15 से आईवी चली गई है 16। 15 पहले आईवी थी एंड अब हो गई है 16, तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ ये लगभग हुआ 7% का चेंज, ठीक है। तो वेगा हमें क्या बताता है कि जब आईवी में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में 1% का इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से प्रीमियम्स में क्या चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल अगर वेगा चल रहा है 50 रुपये का, तो 50, जैसे फॉर एग्जांपल वेगा चल रहा है 19,500 की स्ट्राइक्स पे एट द मनी पे 50 रुपये का, एंड जो आपकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है फॉर एग्जांपल 7% से, तो जो 50 है वो आपका जो प्रीमियम है वो प्रीमियम में ऐड हो जाएगा। अब 7% से चेंज हुआ आईवी, तो जिस स्ट्राइक पे वेगा 50 का होगा वो हमें ये बताता है कि इस प्रीमियम पे 1% आईवी में चेंज होने के बाद जो 50 रुपये हैं आपके प्रीमियम में ऐड हो जाएंगे 50 रुपये। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रीमियम चल रहा था 150 रुपये का, 19,500 पे आपका प्रीमियम चल रहा है 150 रुपये का, तो 1% आईवी में चेंज होने की वजह से आपके 50 रुपये जो कि वेगा की वैल्यू थी वो इसमें ऐड हो जाएगी, और यहाँ पे हुआ 7% का चेंज, तो कितनी वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी। तो अगर इसमें 7% का चेंज होता है तो इसकी वैल्यू, वेगा की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी यहाँ से। फॉर एग्जांपल अगर वेगा यहाँ से बढ़ चुका है, वेगा बढ़ के यहाँ पे मान लो हो जाता है 100 रुपये, तो जो आपके प्रीमियम में पहले जो 50 रुपये ऐड होने थे वो अब आपके प्रीमियम में 100 रुपये ऐड हो जाएंगे, तो आपकी जो प्रीमियम की वैल्यू है वो 250 रुपये की हो जाएगी, जो पहले आपका 150 रुपये का प्रीमियम था। और ये याद रखो कि मार्केट कहीं पर भी नहीं गया है, क्योंकि आईवी इंक्रीज या डिक्रीज होने में ज़रूरी नहीं कि मार्केट मूव करे। फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़ आ रही है तो आईवी वहाँ से शूट अप कर जाएगा ऊपर की तरफ, एंड जब आईवी शूट अप कर जाएगा तो उसकी वजह से वेगा शूट अप कर जाएगा, एंड जो ऑप्शन बायर हैं
उन्हें जब आईवी बढ़ती है तब प्रॉफिट होता है, एंड जब ऑप्शन सेलर है, जब आईवी डिक्रीज होती है तो उन्हें प्रॉफिट होता है ऑप्शन सेलर को। ठीक है, तो जैसे ही आईवी इंक्रीज हो जाएगी तो जो ऑप्शन सेलर है वो खतरे में आ जाएंगे, क्योंकि जो वेगा होता है वो ऑप्शन सेलर का दुश्मन होता है। क्योंकि वेगा इंक्रीज जब होगा तो वॉल्टिलिटी इंक्रीज होगी, वॉल्टिलिटी इंक्रीज जब होगी तो प्रीमियम्स में इंक्रीज होगा। ठीक है, वॉल्टिलिटी इंक्रीज होगी तो प्रीमियम्स भी इंक्रीज होंगे, एंड जब प्रीमियम्स इंक्रीज होंगे तो किसको लॉस होता है? ऑप्शन सेलर को लॉस होता है, एंड प्रॉफिट किसको होता है? ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना जो पूरा, और ये अगली वीडियो में मैं आपको पूरा कच्चा चिट्टा खोल के बताऊंगा कि इन चीज़ों को प्रैक्टिकली यूज़ कैसे किया जाता है। वीडियो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, पर प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़रूरी है। आपको इस यूज़ करना, स्ट्रेटजीज़ में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे देखना होता है वेगा को, कैसे मतलब ऑप्शन चेन पे जाके दिखाऊंगा कि कैसे क्या होगा, अगर आईवी होगी बढ़ेगी तो ऑप्शन चेन में क्या फ़र्क पड़ेगा, वेगा में क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन से प्रीमियम में चेंज होगा। अभी तो मैंने आपको ये शीट पे समझाया सिर्फ, पर जब मैं आपको ऑप्शन चेन में जाके समझाऊंगा कि देखो इस स्ट्राइक पे अगर ये होगा तो इस प्रीमियम में चेंज होगा, इस प्रीमियम में चेंज होगा तो वेगा में क्या असर होगा, गामा में क्या है, ये सब कुछ मैं आपको ऑप्शन चेन पे चल के बताऊंगा अगली वीडियो में, और एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे एक रेगुलर इनकम आप जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक वगैरह कर देना। 50 मिनट की वीडियो होगी, एडिटिंग करके ये लगभग 40 मिनट की अगर बनती है तो देखते हैं। और अगर किसी को कोर्स के रिगार्डिंग अगर जानना है तो मेरे को डीएम कर सकते हैं, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, या फिर यूट्यूब पे कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर।